नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ उपस्थित है मुकेश राय, जो कि बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है और का पार्टी के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। हमारा ये कहना है कि लोकसभा चुनाव के बारे में हम थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बातें करेंगे, किन्हीं-किन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और आपकी राय जानेंगे। तो लोकसभा चुनाव में आपका सबसे अहम मुद्दा क्या है? राष्ट्रवाद। और इसके अलावा जैसे कि आप बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि बोकारो में अभी तक पढ़ने के लिए बच्चों के पास एक अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है, एक भी आईआईटी की कॉलेज नहीं है, नीट की कॉलेज नहीं है। तो इस बारे में आपकी क्या राय निश्चित है? रूप से बोकारो में जो शैक्षणिक माहौल है उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत आवश्यकता है और हमारे जनप्रतिनिधि के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है। अभी भी मेडिकल कॉलेज लगभग उसका उद्घाटन जो होने वाला था, उद्घाटन या शिलान्यास जो होने वाला था, उसका डेट वेट सब निश्चित हो गया, लेकिन फिर वो किसी कारण से या राज्य सरकार की मंशा क्या थी, इस कारण से उसको फिर डेट आगे बढ़ा दिया गया और नहीं किया गया। तो ये विषय निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि चास में, बोकारो में शैक्षणिक माहौल को देखते हुए आईआईटी हो, मेडिकल हो या एमबीए वगैरह के कॉलेज होने चाहिए। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। इस बोकारो लोकसभा में जैसे कि हम देखते हैं कि धनबाद बोकारो में क्राइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो इसके विरुद्ध में आप सब पार्टी वाले के क्या निर्णय ले पा रहे हैं या क्या कदम उठा रहे हैं? आज चास बोकारो नहीं, पूरे झारखंड का यही स्थिति है। खासकर माताओं बहनों पे जो अत्याचार हो रहा है, जो घटनाएं हमें सुनने को मिल रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राजनीतिक स्तर से हटकर भी इस बात का विरोध करूंगा ही कि भाई सरकार किसी का हो, समाज में इस तरह का जो माहौल है, हत्या, बलात्कार, रंगदारी, इस पे अंकुश लगना चाहिए और कार्रवाई निश्चित रूप से होना चाहिए। इसके लिए कहीं न कहीं राज्य सरकार जिम्मेदार है कि लॉ एंड ऑर्डर वो अब कंट्रोल नहीं कर पाया है। जैसे कि हम सब जानते हैं और हम लोगों ने बहुत करीब से भी देखा है कि जब जो ट्रेन अयोध्या गई थी, उसमें आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आपने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो उस बारे में प्रकाश डाल के आप लोगों को, हमारी जनता को बताएं कि उसके पीछे आपकी क्या भावनाएं थी। देखिए, राम मंदिर हम सभी सनातनियों के लिए एक राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं रहा है, एक भावनात्मक मुद्दा रहा है। राम मंदिर अपने आप में एक ऐसा विषय है जो हमारे दिल को छूता है और मेरा ये सौभाग्य था जो पार्टी ने राम मंदिर जाने के लिए, अयोध्या दर्शन के लिए जो ट्रेन बोकारो से लेकर गए, उसमें मुझे ट्रेन प्रमुख बनाया गया। मैं पार्टी संगठन को आभार व्यक्त करता हूँ और बड़ा ही बहुत ही भावनात्मक पल था हम लोगों को अयोध्या में जाकर रामलला का दर्शन करना, वहाँ जो भव्य मंदिर बना है उसका दर्शन करना। तो ये राजनीतिक विषय नहीं है, भावनात्मक विषय है। राजनीतिक विषय से विपक्ष के लोग हमेशा बनाते रहे, लेकिन ये हमारे लिए एक भावनात्मक विषय है और हमेशा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा, जैसे कि अभी हम देखते जा रहे हैं कि शिक्षा दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आम आदमी के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना लगभग ना के बराबर है। तो इस विषय में क्या आप लोगों ने क्या सोचा कि इस लोकसभा चुनाव में इस पे कुछ बदलाव आएगा? निश्चित रूप से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर किसी का ये मौलिक अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले। उसके स्वास्थ्य के लिए सरकार जो कदम हो, उचित कदम उठाए। शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित ही बहुत कुछ करना अभी बाकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये सबका मौलिक अधिकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी इस कार्यकाल में शिक्षा को लेकर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। यहाँ पे क्या बहुत से लोग बाहर रहते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा हो ना होने के कारण बहुत से बच्चे, बहुत से लोग बाहर जाते हैं, अपना पलायन करते हैं, अपना पेट जैसे तैसे भरते हैं। उसके बाद हमारे पास ट्रैवल करने के लिए जो हमारे पास एकमात्र हवाई अड्डा है, वो भी अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ। जबकि हालांकि यहाँ के विधायक ने बहुत बार कोशिश भी की, लेकिन कुछ ना कुछ चीजों की अड़चने आने की वजह से वो रुक गई। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि इस बार 2024 में हम उस चीज को लेके सफल रहेंगे और हम बिल्कुल यहाँ से सफर कर पाएंगे? निश्चित रूप से हमारे बहुत से बच्चे, मैं स्वयं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ और उसमें तो ट्रेन भी नहीं था। एक ट्रेन नीलांचल होता था, हम दिल्ली जाते थे, दिल्ली से आते थे, आने जाने में 4 दिन का समय समाप्त होता था। 1 हफ्ता का छुट्टी, 3 दिन घर में। हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, तो ये समस्या हम लोग आज देख रहे हैं। और हवाई अड्डा के लिए कल भी असम के सीएम साहब आए थे, तो हम लोग कल भी, हमारे विधायक ने इस विषय को वहाँ पे उठाया, उसकी जानकारी ली। कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उदासीनता, उनकी पता नहीं मंशा क्या है कि वो नहीं चाहते हैं कि बोकारो विधायक या भाजपा के जनप्रतिनिधि इसका श्रेय ले जाएं। वो
बहुत से विषय को उलझा कर रखे हुए हैं। चाहे वो पेड़ काटने का सब्जेक्ट हो, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उपलब्ध कराने का विषय हो, चाहे वो धुंधी बाग को व्यवस्थित करने का विषय हो, चाहे वो एक एम्बुलेंस का व्यवस्था का हो, वो सब चीज में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। हम सारे विषयों को समेट कर हमारे विधायक ने कि किसी का विस्थापन ना हो, किसी को दिक्कत ना हो, सारा चीज व्यवस्थित तरीके से, सारा नेटवर्क तैयार है, सारा एयरपोर्ट तैयार है। कल भी वहां पे हवाई जहाज आया है, एक छोटी हवाई जहाज आने के लिए यहाँ पे हवाई पट्टी बनी है, लेकिन राज्य सरकार बिल्कुल उदासीन है। इस पे कहना तो बहुत मुश्किल है कि कब तक ही उनकी उदासीनता रहेगी। और निश्चित रूप से अगर इस बार हमारी सरकार झारखंड में निश्चित रूप से आएगी तो ये हवाई अड्डा आपको तैयार मिलेगा। आपने हवाई अड्डे के बारे में बोला, सब कुछ ठीक है। उसके बाद फिर जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं के हित के लिए क्या कुछ करेगी सरकार? निश्चित रूप से मातृशक्ति को सबसे पहले तो वो मुख्य धारा में लाने के लिए महिला आरक्षण बिल पास करवाया है हमारी पार्टी ने। जब तक महिलाएं समाज की मुख्य धारा में आकर जनप्रतिनिधि बनकर काम नहीं करेंगी, तब तक बहुत मुश्किल है कि उनका सशक्तिकरण हो जाए। 33% आरक्षण इसी के तहत एक किया गया कार्य है। आप विकास की बातें करें तो अभी तक बोकारो में 19 ऐसे गांव हैं जिन्हें अभी तक पंचायत का दर्जा नहीं मिला है। बहुत से लोग अभी भी आस में बैठे हैं कि उन्हें उनकी एक नई पहचान मिलेगी। तो इसकी और आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से विस्थापन का मुद्दा और या विस्थापित भाइयों का मुद्दा बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा रहा है। ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए कि हम पंचायती राज व्यवस्था में हम शामिल नहीं हैं, या ये सुविधा से हम अभी तक वंचित हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि हमारे विधायक ने विधानसभा में इस विषय को उठाया भी था। कितना कार्रवाई अभी तक राज्य सरकार के द्वारा हुआ है ये नहीं पता मुझे सही तरीके से, लेकिन ये मुद्दा बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो विस्थापित भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ उनका अधिकार है, जो कि निश्चित रूप से उन्हें मिलना चाहिए। चलिए, हम अपनी इस छोटी सी बातचीत को अब यहाँ खत्म करेंगे। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दिन भर की भागदौड़ में हम लोग हर तरीके के लोगों से मिलते हैं, कभी कभी मन निराश भी हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ऐसे मोटिवेट करती है और आपको एक बेहतर कल में बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करती है? मेरा उम्र तो बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कम भी नहीं है, लगभग 50 का मैं होने वाला हूँ। तो जो अपने 40 साल या 35 साल जो शासनकाल कांग्रेस का देखा था, वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आज जो मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं, ये हम सबों का सौभाग्य है कि वो चाहे बहुत सा विषय हो, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा के सौदों का या रक्षा के सामानों का अब हम निर्यात कर रहे हैं, पहले हम आयात करते थे। तो देश जिस और आगे बढ़ रहा है, ये हमें उत्साह, प्रेरणा और हमें काम करते रहने की इच्छा शक्ति देती है। चलिए, इसी के साथ हम अपने इस छोटे से इंटरव्यू को यहाँ खत्म करेंगे और तमाम जनता से ये अनुरोध करेंगे कि मतदान के दिन बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और अपनी भागीदारी निभाए। धन्यवाद।